Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस की अपनी रिस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसमें हमने स्टेजेस पढ़ी, NRDS पढ़ा, ठीक है, न्यूमोसाइट्स वगैरह पढ़े, ठीक है। आज हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारा रिस्पिरेटरी अनाटमी की तरफ, ठीक है। रिस्पिरेटरी अनाटमी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्री है, ठीक है, उसके दो मेन फंक्शनल जोन, टू मेन फंक्शनल जोन है, ठीक है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं नंबर 1 कंडक्टिंग जोन, ठीक है, और सेकंड को हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी जोन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिंग जोन हम स्टडी करते हैं कि इसका मकसद क्या है। कंडक्टिंग जोन के मतलब जो पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, नो गैसियस एक्सचेंज। मीन जो हमारा कंडक्टिंग जोन है इसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने वो हिस्सा लंग्स का अलग कर दिया, ठीक है। वो पार्ट्स जिनमें गैसियस एक्सचेंज नहीं तो उनको हम बोलेंगे कंडक्टिंग जोन, ठीक है। सेकंड, इनका काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, फंक्शन क्या है हमारा कंडक्टिंग जोन का। अगर वो गैसियस एक्सचेंज नहीं करते तो जाहिर बात है कोई ना कोई डिफरेंट फंक्शन होगा इनका। सो इनका फंक्शन है वार्म करना एयर को जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, उसको ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है, ताकि अगर रफ़ होगी जाहिर बात हमारे इंटरनल लाइनिंग को डैमेज करेगी, ठीक है। उसके बाद फिल्टर करना एयर को। और कंडक्टिंग जोन का अनदर नेम क्या है, ये अपनी बात याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनदर नेम है इसका एनाटॉमिकल डेड स्पेस, या हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ये पीछे भी हम स्टडी कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और जो अलवलाई हमारे काम नहीं करते हम उसको बोलते हैं एल्वुलर डेड स्पेस, ठीक है। और जो हमारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस जो हमारा एल्वुलर डेड स्पेस है उसके इक्वल होता है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो हेल्थी पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो हम मौजूद हैं, ठीक है, हमारे अंदर एल्वुलर डेड स्पेस नहीं होती। इस वजह से जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कंडक्टिंग जोन में काउंट किए जाते हैं, मीन कौन कौन से पार्ट हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारे कंडक्टिंग जोन का पार्ट है। सो नंबर 1 है हमारा नोज़, ठीक है। देन हमारा फेरिंग्स, ठीक है। देन हमारा लैरिंग्स, ठीक है। देन हमारा क्या आता है, ट्रैकिया आता है, ठीक है, आगे तो आपको पता ही होगा। देन हमारे आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। देन हमारे क्या आते हैं, ब्रोंकियोल्स या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, सीधा बोलें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो हमारा गिना जाता है एरिया, उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। 1 मिनट। अब की पॉइंट कौन कौन से जो आपने याद रखने हैं कंडक्टिंग जोन के मतलब, की पॉइंट्स कौन से कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए किसके मतलब, हमारे कंडक्टिंग जोन के मतलब, ठीक है। कह रहे कि पहला हमारा जो उसने बात की वो ये है, कुछ कलर चेंज करने दें। द फर्स्ट कंसेप्ट इज़, जो आपको पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट जो एयरवे रेजिस्टेंस है, ठीक है, मीन्स जो हमारी रेजिस्टेंस में मतलब कि मुश्किल पेश आना, ठीक है। वो कह रहा है जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है एयरवे की वो किधर है, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो लार्ज ब्रोंकाई है उनके अंदर है, ठीक है, उनके अंदर है, ठीक है। देन डिक्रीज़
ठीक है, इन मीडियम ब्रोंकाई ब्रोंकाई। और कह रहा है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैव लोवेस्ट रेजिस्टेंस, हैव लोवेस्ट रेजिस्टेंस। अब इधर समझने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अपने जहन में होना चाहिए। हमने बोला कि हमारे जो लार्ज ब्रोंकाई हैं इनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जिधर रेजिस्टेंस कम है। अभी देखने वाली बात ये है कि अगर आप कंपेयर करें, फ़र्ज़ करें ये है हमारा ब्रोंकाई, ठीक है, और ये है हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अगर आप साइज़ को देखें, एरिया को देखें, ठीक है, किसका एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें, ये जो ब्रोंकाई हैं, ठीक है, जो ऊपर हमारे आ रहे प्राइमरी स्कैन इंटरेस्ट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब अगर हम आम दिमाग से देखें, सोचें कि एरिया तो ज़ाहिर बात है हमें ब्रोंक्यूल्स में ज़्यादा आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है इधर रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, लेकिन इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और इधर जो इधर कम होनी ज़्यादा होनी चाहिए उधर कम है। इसकी वजह पीछे क्या है कि जब ब्रांचिंग होती है, ज़ाहिर बात है जो हमारे फर्स्ट ब्रोंकाई है, ठीक है, उससे ब्रोंक्यूल्स बनते, स्कैंडियो टर्शियरी ब्रोंकाई बनते हैं, ठीक है, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, उसके बाद रिस्पायरेटरी बनते हैं, ये ब्रांचिंग होती है, ठीक है। इधर सिस्टम क्या है कि जो हमारी ब्रांचिंग होती है ब्रोंकाई की, ठीक है, जो ब्रोंकाई की ब्रांचिंग होती है, ठीक है, वो पैरेलल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वो कहना चाह रहा है कि जो हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी ब्रांचिंग पैरेलल होती है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उधर रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। अब इधर लिख लें लोवेस्ट रेजिस्टेंस, हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस होती है। उसकी वजह क्या हमने बताई कि पैरेलल डिवीजन, पैरेलल डिवीजन्स, पैरेलल डिवीजन्स, ठीक है, सिंपली ये बात है, इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हिस्टोलॉजी की तरफ, हमारी हिस्टोलॉजी की तरफ, हिस्टोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग जोन। इसमें सिंपली आपको जो पता होना चाहिए कि हिस्टोलॉजी ड्रा कर लो तो फिर आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, वेट करें। फर्स्ट हमारा ट्रैक किया, देन आते हैं हमारे ब्रोंकाई, ठीक है, देन आते हैं हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन आते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, देन आता है हमारा अलवुलाई डक्ट और सैक्स जो भी हैं, ठीक है, ये सारे उधर आते हैं, ठीक है। ये भी सही तरीके से लिख लेते हैं, वेट करें। अलवुलाई डक्ट आएगा पहले, डक्ट आएगा, देन सैक आएगा और अलवुलाई आएगा, ठीक है। इधर वो कह रहा है कि ये अपनी बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बुक में भी लिखे गए हैं, कह रहा है कि जो हमारा कार्टिलेज एंड गोबुलर सेल्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई, वो कहता है कि अब अगर आप ब्रोंकाई देखें, ये हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, हमारे जो कार्टिलेज एंड गोबुलर सेल्स सिर्फ इन दोनों मौजूद होंगे, ठीक है। इससे जब आप आगे जाएंगे, ब्रोंकाई से आगे चले जाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, उसमें हमें ना ही कार्टिलेज नज़र आएगा, ना ही हमें गोबुलर सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने जो सेकंड, ये हमारी होगी फर्स्ट बात, सेकंड बात उसने जो बताई वो कह रहा है कि जो हमारा एपिथीलियम है, ठीक है, एपिथीलियम में वो कह रहा है कि जो सूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम है, ठीक है, कहते हैं कि ये हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, इन तीनों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमारा जो एपिथीलियम होगा वो होगा
सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये हाई यील्ड कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि किस पार्ट में कौन सा सीलिएटेड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जो मेन बात है वो है कॉलमनार एपिथेलियम, जो आपने याद रखनी है, एपिथेलियम। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहला कार्टिलेज और गोबलेट्स है सिर्फ ट्रैकियो ब्रोंकाई में नजर आएंगे। जब आप फर्दर ट्रैवल करेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोज में, उसमें ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होंगी। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा सूडो सर्टिफाइड मीन्स कॉलमनार एपिथेलियम है वो सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियोज तक देखने को नजर आएगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोज में जब हम इंटर होंगे, ठीक है, उधर कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इधर जो हमारा एपिथेलियम होगा वो होगा क्यूबॉइडल, सिंपल सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल आपने याद रखना। सिंपल क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है वो हमें देखने को नजर आएगा रिस्पायरेटरी जो है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जो उसमें भी हमें जो एल्वोलाई वगैरह हैं, ठीक है, इनमें हमें स्क्वेमस देखने को नजर आएगा। स्क्वेमस प्लस क्यूबॉइडल भी होगा, ठीक है। क्योंकि पता है जो हमारे सूडोसाइट्स हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स उनमें स्क्वेमस है और टाइप 2 में क्यूबॉइडल, ठीक है। लेकिन जब हम अलविलाई में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, हमें स्क्वेमस देखने को नजर आएगा, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स हैं, जो लास्ट बात जो आपने याद रखनी है, जो हमारा स्मूथ मसल्स है वो भी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक मीन्स जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियम है और जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ तक देखने को नज़र आएंगे, कॉलम जो हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमें देखने को नज़र आएंगे। इससे आगे ये एंड हो जाएंगे, ठीक है। इजी है। पहले दोनों में हमें कार्टिलेज जो गोबलेट्स है देखने को नज़र आएंगे, ठीक है। और जब हम ट्रैवल करेंगे अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, हमारा उधर जो कॉलमनार एपिथेलियम है और स्मूथ मसल ये भी एंड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबॉइडल में और देन स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दी कंडक्टिंग जोन। अब हम आते हैं अपने जो है हमारा सेकंड, उसे हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी जोन। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड है जो हमारा रिस्पायरेटरी जोन। अब रिस्पायरेटरी जोन में हमें क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बात यह पता होनी चाहिए सिर्फ ये है कि गैस एक्सचेंज अकर हेयर, ठीक है। गैस एक्सचेंज अकर हेयर, ठीक है, पहली बात होगी। सेकंड हमें पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से जो हैं इसमें जो हमारे पार्ट्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के, रिस्पायरेटरी के कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं इसके अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा नंबर 1 है वो है रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, वो इंक्लूडेड है। सेकंड है हमारा अलविलर डक्ट्स, देन है हमारा अलविलाई, ठीक है, अलविलाई, ठीक है। ये सब जो तीनों हैं हमारे, इनको हम रिस्पायरेटरी जोन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ। हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी है पहले कंडक्टिंग जोन की, अब हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी रिस्पायरेटरी जोन की कि इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स होंगे उनके अंदर कौन से एपिथेलियम होगा, क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को नज़र आएगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा अलविलाई है, ठीक है, उसमें हमें क्या नज़र आएगा, अलविलाई में स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को नज़र आएगा, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम अलॉन्ग विद द क्यूबॉइडल, ठीक है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा सीलिया है, सीलिया एंड्स एट रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि चौथी चीज़ जो आपने याद रखनी है हमारा रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, इधर जो हमारा सीलिया एंड हो जाएगा, सीलिया हमारा रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स में जाके एंड हो जाएगा, ठीक है। सीलिया का काम क्या होता है कि ये पुश करता है आउटवर्ड, ठीक है। ये हमारा समझे कि ट्रैकिया में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नीचे नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है। ये हमारे सीलिया मौजूद है, इनका काम क्या है, पुश आउटवर्ड करना, ठीक है। हमारी बॉडी में होते हैं मैकेनिज्म, जैसे सीलियरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। क्या करते हैं कि जितना भी डेब्रिस हमारे जितना भी पास होता है, जो भी सिस्टम होता है, गंद वगैरह मौजूद होता है, ठीक है, इसका काम होता है कि इसके बाहर पुश करना, ठीक है, और बाहर निकालना बॉडी से, जो रेशे की सूरत में बाहर निकलता है, ठीक है।
ये चीज़ें हमारी आगे जाकर रिपीट होंगी, ठीक है, दोबारा से, ठीक है। और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का तो आपको पता ही होगा, जो हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का क्या काम है, इधर लिखा गया एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। एल्वियोलर मतलब कि एल्वियोलर के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है। उनका क्या क्या होता है कि डेब्रिस को क्लीन करना, क्लीन दी डेब्रिस। और जाहिर है जब डेब्रिस को फॉरेन मटीरियल क्लीन करेंगे हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो जब हमारे मैक्रोफेज में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, और लंग में डिजीज़ काज होंगी। अब हम आते हैं अपनी, ये तो हमारी होगी, सिंपली हमने पढ़ लिया कि रिस्पायरेटरी में 2 फंक्शनल जोन होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग जोन और रिस्पायरेटरी जोन, ठीक है। कंडक्टिंग जोन हमें पढ़ा कि नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमारा होता है, ठीक है। इसका काम है वार्म करना, ह्यूमिडिफाई करना और फिल्टर करना इसको, ठीक है। इसे हम एनाटॉमिक डेड स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। लार्ज ब्रोंकाई में एज निस्बत टर्मिनल ब्रोंकियोल्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसकी वजह क्या है कि पायलट वेन्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहले 2 हैं ट्रैकियो ब्रोंकाई, उसमें हमें कार्टिलेज और गोबलेट से देखने को नजर आएंगे। अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हमारा हो गया कॉलमनार एपिथेलियम, देन क्यूबॉइडल और देन स्क्वेमस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सीलिया है रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में जाके एंड हो जाएगा, ठीक है। अल्वियोलर डक्ट और विलाई में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीलिया की। रिस्पिरेटरी जोन में अपने बस 3 चीज़ें याद रखनी, ठीक है। अब हम आते हैं लंग एनाटॉमी की तरफ। लंग एनाटॉमी, अब हम आते हैं लंग एनाटॉमी। पहले हम लेते हैं एक हमारा राइट लंग, फर्स्ट हमारा राइट लंग है, देन हमारा लेफ्ट लंग। राइट लंग और लेफ्ट लंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे होते हैं 3 लोब्स, ठीक है, इसमें हमारे होते हैं 2 लोब्स। पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये आपने याद रखना है, ठीक है। मीन्स ये हमारा, इसमें 3 लोब्स हैं, इसमें हमारे 2 लोब्स हैं लेफ्ट लंग में, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है ब्रोंकस, जो जाता है राइट लंग की तरफ, ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, वाइडर होगा, मीन्स खुला होगा, वर्टिकल होगा, मोर वर्टिकल, ठीक है, मोर वर्टिकल, और शार्टर होगा। और ये बात अपने याद रखनी जो कि हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इसके मतलब है, ठीक है। उस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, मोर वाइडर होगा, मीन्स ये हमारा वाइड है, मोर वाइड है, ठीक है, मोर वर्टिकल है, ठीक है, और शार्टर एज़ कम्पेयर टू दिस वन विच इज़, ये पतला होगा उसके मुताबिक, ठीक है। लेस वर्टिकल होगा, वो क्या होगा, लेस वर्टिकल होगा और लॉन्गर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी तरफ। इधर एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लिंगुला। लिंगुला स्मॉल पार्ट है, ठीक है, वो किधर मौजूद होता है, सिर्फ लेफ्ट लंग में मौजूद होता है, राइट लंग में नहीं होता, ठीक है। जैसे इधर मिडल लोब है हमारा, ये वाला मिडल लोब, ये वाला, ठीक है। इधर मिडल लोब तो एब्सेंट, लेकिन इधर छोटा सा एक पार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं लिंगुला, ठीक है। इसे बोलते हैं कि इक्वल टू दी दिस मिडल लोब के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब उसके इक्वलेंस लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, सो स्पेस फॉर हार्ट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, वो एक्सरे में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि जो हमारा राइट लंग का जो ब्रोंकस है, वाइडर वर्टिकल मोर शार्टर, इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा कोई चीज़ खा ले, ठीक है, कोई फॉरेन मटीरियल मीन्स कोई प्लास्टिक का खिलौना खा लिया या कोई पेंसिल का टुकड़ा खा लिया, ठीक है, वो कहते हैं कि मोर चांसेस हैं को किधर जाए, ये हमारा राइट ब्रोंकस, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। तो वो कह रहा कि अगर कोई बच्चा फॉरेन बॉडी या कोई चीज़ इस तरह खा ले, बंदा मैच्योर बंदा भी खा ले, ठीक है, वो कहता है कि चीज़ के जो मोस्ट चांसेस हैं, ठीक है, मोस्ट फॉरेन बॉडीज़ वो क्या होंगी, इधर एंटर होंगे, ठीक है, राइट लंग में चांसेस ज़्यादा होंगे उसके एंटर होने के, ठीक है।
सो अगर बंदा लेटा हुआ है तो वो किधर जाएगा, मतलब किस लो में जाएगा। अगर बंदा खड़ा है, खड़ा भी खाएगा, उसमें कौन से लो में जाएगा वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि राइट में चांसेस ज़्यादा हैं लेफ़्ट से, ठीक है, लेफ़्ट लंग से। अब हम आते हैं अपना जो पुल्मोनरी आर्टरी है उसके रिलेशनशिप की तरफ। नेक्स्ट हमारा पुल्मोनरी आर्टरी रिलेशनशिप, पुल्मोनरी आर्टरी रिलेशनशिप, ये क्या चीज़ है, ठीक है। वो कह रहा है कि निमोनिक इज RALS। वो कह रहा है कि जो हमारा राइट लंग है, राइट लंग, एक हमारा लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है। कह रहा है कि आर्टरी इज अंटीरियर टू ब्रोंकस एंड आर्टरी इज सुपीरियर। ठीक है। वो कह रहा है कि ये हमारे ट्रैकिया है, ठीक है, इधर से ये राइट ब्रोंकस निकल के जा रहा है, एक हमारा लेफ्ट ब्रोंकस, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। वो कह रहा है जो आर्टरी हमारी, ठीक है, वो जो है इधर इसके आगे से गुजर के जा रही है और इसके सुपीरियर गुजर के जा रही है, ठीक है। ये किस आर्टरी की बात कर रहा है, योटा की बात कर रहा है, ठीक है। ये एनाटॉमी का पार्ट है कि जो हमारा योटा है, ठीक है, अगर आप राइट ब्रोंकस देखेंगे उसके सामने से गुजर के जा रहा है, ठीक है। एंटीरियर तो आगे, ठीक है, एंटीरियर मीन्स आगे तो गुजर के जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारा जो लेफ्ट ब्रोंकस है उसके सुपीरियर गुजर के जा रहा है, ठीक है। ये हम चीज़ें जब हम थोरेसिक एनाटॉमी अब डिस्कस करेंगे उसमें चीज़ें दोबारा से आएंगी, क्योंकि उसमें हम स्टार्टिंग से बताएंगे कितने से कौन सी डिवीजन आ रही हैं, ठीक है। सिंपली बस आपने ये जो निमोनिक है RALS ये याद रखना है, ठीक है। एक एंटीरियर होगा, एक सुपीरियर होगा, ठीक है। अब आते हैं कि एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, ये हमारी बात आ गई, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़। अब हम पढ़ेंगे कि जो फॉरेन बॉडी बंदे के अंदर जाती है राइट लंग में, तो अगर वो लेटा हुआ है तो किस लोब में जाएगी, और वो जो खड़ा है तो किस लोब में जाएगी, ठीक है। पहला है कि अगर वो खड़ा है, सिटिंग अपराइट या स्टैंडिंग, सिटिंग अपराइट और स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग। उसमें क्या होगा कि अगर वो फॉरेन बॉडी जाएगी तो किधर जाएगी, वो तो सिंपल सा हमें पता है कि वो किस में जाएगी, वो जाएगी लोअर लो में, किसमें, लोअर लो में, ठीक है। सेकंड है, ये तो हमारा बंदा खड़ा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सेकंड हमारा बंदा कि वो लेटा हुआ है, ठीक है, स्लीपिंग, लेकिन ऑन राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा राइट ऊपर लोब, ऊपर लोब, सिंपली ऊपर लोब लिखते हैं, ठीक है, फिर इजी हो जाएगा हमारी ऊपर लोब। ये बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, लेकिन राइट साइड पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये लंग्स है, इसमें भी ये लंग्स है, ठीक है। इसके जो ऊपर लोब है इसमें गया, यानी लो लो में गया, वेट, इसके हमारा गया लो लो में, ठीक है, इसमें हमारा जाएगा ऊपर लो में। अब थर्ड आता है हमारा कि अगर बंदा लेटा है लेकिन स्पाइन पोजीशन में, मीन्स वो ऊपर देख रहा है, मतलब उसकी कमर पीछे लग रही है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये आपने याद रखना है। इसमें जो होगा वो होगा लोअर लोब, लेकिन उसकी सुपीरियर साइड होगी, ठीक है, सुपीरियर सेगमेंट में, सुपीरियर सेगमेंट में, ठीक है। ये लोअर लोब का जो हमारा ये वाला हिस्सा ना, ये सुपीरियर सेगमेंट इसमें होगा, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। ये तो हमारा सिंपली उसके मतलब, ठीक है। अब हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डायफ्राम ओपनिंग्स, डायफ्राम ओपनिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारा जो डायफ्राम होता है, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं 3 सुराख, ठीक है, 3 सुराख होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे। लेवल किसके थ्रू हम ये करते हैं, जो हमारा पीछे वर्टिब्रा है, ठीक है, उस लिहाज से, ठीक है। एक हमारा होता है T8 में सुराख, एक होता है T10 पे, ठीक है, एक हमारा होता है T12 पे, ठीक है।
सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो सराह हैं थोरेसिक वर्टिब्रा 8, 10 और 12, इन तीनों में से डिफरेंट चीज़ें निकल के जाती हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं कि किस में से कौन सी निकल के जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा निमोनिक है इसके लिए ये है I8, I8, I8 10 eggs, रेड वाइट ब्लू, एक एग्स के कलर I8 10 eggs रेड वाइट ब्लू एट 12 o'clock 12, ठीक है। जो हमारा पहला है वो आपने याद रखना है I8, ठीक है, ये आपने याद रखना है। I8 का मतलब है T8, ठीक है। 8 से आपने ये याद रखना है, 8 का मतलब है 8, ठीक है। और I का क्या मतलब है ये आपने याद रखना है। T8 से हमारा निकलेगा इन्फीरियर वेना कावा, I से हमारा क्या है इन्फीरियर वेना कावा, मीन्स जो सा हमारा वीनस ब्लड हमारे जो लोअर पार्ट से लेकर आता है वो इन्फीरियर वेना कावा, तो ऊपर पार्ट से हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। इधर हमारा याद इन्फीरियर वेना का प्लस फ्रेनिक नर्व आपने याद रखनी, फ्रेनिक नर्व ये आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी फ्रेनिक नर्व, ठीक है, क्योंकि इसका निमोनिक में एडिशन नहीं है, ठीक है। सो फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है, हमारा इसी को सप्लाई करती है, डायफ्राम को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड हमारा T10, इधर क्या लिखा हुआ 10 एग्स, एग ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है एजोफेगस, जो हमारा एजोफेगस ऊपर से नीचे आता है, जो खाने वाली नाली है वो T10 के थ्रू गुजरती है, ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है, फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी। इन्फीरियर वेना कावा और इधर का था एजोफेगस, ठीक है। और एजोफेगस के साथ क्या नीचे एक और चीज़ आती है, उसका नाम है वेगस, ठीक है। वेगस को आप इस तरह याद रखें, जो हमारा GIT है, एजोफेगस किधर जा रहा है GIT में, हमारी GIT को कौन सप्लाई करता है, वेगस सप्लाई करती है, ठीक है। सो एजोफेगस के साथ ही जाएगी, ठीक है। और हमारा जो T12 है अभी T12 क्या है, रेड वाइट ब्लू, RV ब्लू, रेड से मुतल्लक है इसका, इधर लिख लें हमारा फ्रेनिक नर्व भी हमारी इधर से गुजरती है, ठीक है। 12 में हमें रेड वाइट ब्लू का मतलब क्या है, रेड का क्या मतलब है अयोटा, हमारा जो अयोटा होता है किस कलर का होता है, रेड कलर का, ठीक है। ये अपनी बात है सुर्ख कलर का होता है, क्योंकि इसमें होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वाइट का क्या मतलब है, थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। थोरेसिक डक्ट हमारा किधर से पास करते हैं, T12 से, थोरेसिक डक्ट इधर से पास करेगा हमारा, ठीक है। लास्ट है हमारा ब्लू क्या होता है, हमारा हमेशा जो वेन्स होती है हमारी ब्लू होती है, इधर से कौन सी वेन्स गुजरी, हमारी ए जाइगस वेन, ठीक है, हमारी किधर से गुजरेगी T12 से। सो I8 10 X 12, ठीक है। जो हमारा T8 होता है इन्फीरियर वेना कावा, T12 से T10 से एजोफेगस प्लस वेगस, और T12 से हमारा थोरेसिक डक्ट, ए जाइगस वेन और एओर्टा गुजरेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि जो डायफ्राम है इसकी नर्व सप्लाई क्या है। सिंपली नर्व सप्लाई भी इस तरह याद रखें, जैसे हमारे सिम के नंबर होते हैं 0301 0314, ये वो सब, ठीक है। तो नंबर आपने याद रखना 0345, ठीक है, 0345, ठीक है। हमारा जो सर्विकल वर्टिब्रा है, ठीक है, वो C3 C4 और C5 जो सर्विकल वर्टिब्रा है, ठीक है, उसमें से निकलती है फ्रेनिक नर्व, ठीक है। वो फ्रेनिक नर्व क्या करती है, इसको ज़िंदा रखती है, किसको, हमारे डायफ्राम को, ठीक है, डायफ्राम को सप्लाई करती है, ठीक है। सो अगर हमारा मसला हो डायफ्राम में कोई भी इशू हो जिसमें से जिसकी वजह से हमारी जो नर्व है, ठीक है, इसको कोई मीन्स तंग करे इस नर्व को, ठीक है, इसको तंग करने से जो हमें पेन महसूस होगा हमारे शोल्डर पे, ठीक है। और हमारा जो ये ट्रेपीजियस है, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमारे डायफ्राम के अंदर कोई मसला होगा तो हमें ये हमारे शोल्डर्स पे भी पेन महसूस होगा, ठीक है। निशानी है कि हमारा किसका मसला है, कि क्योंकि हमारा जो शोल्डर है उसको जो सप्लाई जाती है वो C3 से जाती है, ठीक है, C5 से, सॉरी C5 हमारा सप्लाई करता है शोल्डर को, ठीक है, और C3-4 है हमारे ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है, ठीक है। सो अगर डायफ्राम में कोई मसला होगा तो ये नर्व भी क्या होंगी तंग होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें शोल्डर और ट्राइपीजिस पे भी पेन महसूस होगा। अब आते हैं हमारे इंजरी, मीन्स अगर डायफ्राम को इंजरी हो जाए
तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, एलिवेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है, एलिवेशन हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसे हम बोलेंगे पैरालिसिस, ठीक है। अगर एक्सरे पे हमें डायफ्राम हमारा ऊपर नज़र आए, एलिवेटेड नज़र आए, तो समझें कि ये इसकी पैरालिसिस हो गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बाइफर्केशंस हैं, वो भी एनाटमी का पार्ट है, तो जो स्टडी कर ही लेते हैं, ठीक है। C4, T4 और L4, ठीक है, ये हमारे वर्टिब्रा हैं, ठीक है, 3 C4 T4 L4, ठीक है। इन चारों मतलब कि सब के चौथे लेवल पे एक बाइफर्केशंस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोबारा से हम जब थोरेसिक एनाटमी पढ़ेंगे, ठीक है, वेरी डिटेल में, ठीक है, कि कैसे लंग से कौन सी डिवीजन निकल के जा रही है, ठीक है, किधर हमारा कौन कौन सा वर्टिब्रा है, वो मोस्ट डिटेलिंग पार्ट है, ठीक है। लेकिन तो शार्टली आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो C4 लेवल है, ठीक है, उसमें हमारा जो कॉमन करोटिड आर्टरीज होती हैं, कॉमन करोटिड आर्टरी, वो बाइफरकेट होती है, ठीक है। T4 के लेवल में हमारा जो ट्रैकिया है वो T4 के लेवल पे होता है, जो हमारा अब्डोमिनल अयोटा है वो L4 के लेवल पे होता है, अब्डोमिनल अयोटा हमारा L4 के लेवल में, ठीक है, होता है। जो हमारा ट्रैकिया है, ये सिंपल से याद है कि जो हमारा पेट का हिस्सा है, ठीक है, उसके पीछे क्या है, लंबर एरिया, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारा जो अब्डोमिनल अयोटा है, जो सप्लाई करता है हमारे अब्डोमन को, हमारे पेट को सप्लाई करता है, ठीक है, वो बाइफरकेट होता है इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में, ठीक है। और जो हमारा ट्रैकिया है, जो हमारा सप्लाई कर रहा है लंग्स को, ठीक है, जब हम T4 के लेवल पे जाएंगे, जो हमारा ट्रैकिया है वो बाइफरकेट कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा ट्रैकिया है, इसकी राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में जो डिवीजन है वो किधर होती है, T4 पे। और जो हमारा C4 है, ठीक है, सर्विकल एरिया किसके आमने सामने होता है, जो हमारा कॉमन करोटिड आर्टरी, ठीक है। हमारा जो कहते हैं कॉमन करोटिड आर्टरी है, ठीक है, वो किस में होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में चेंज होती है, ठीक है। वो सप्लाई करती है, हमारा जो स्कल है उसको सप्लाई करती है इंटरनली और एक्सटर्नली, वो हम बाद में जाकर स्टडी करेंगे न्यूरो एनाटमी, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिवीजन है वो C4 के लेवल पे होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर एनाटमी, ठीक है। इस पर हमारी एनाटमी हमारी कंप्लीट होगी। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।